Hi everyone, welcome to J Chemistry. So guys, this is our all concepts new questions part 6. इससे पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस वाली सीरीज में, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए. अगर सॉल्व नहीं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको अप्रोच तो आनी चाहिए इस क्वेश्चन की. और जिन्होंने ऑल कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 देखा है उनसे तो ये वाला क्वेश्चन पक्का सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अप्रोच का आइडिया है. अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेक कर लेना. और अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना. अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे पास ये वाला मोलिक्यूल है इसका आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि कब हमारी गोश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी और कब एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी. आपके पास 2 मीडियम है, एसिडिक मीडियम में कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी और ऐसे ही बेसिक मीडियम में कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, वो आपको बताना है. एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना. हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर डी रहने वाला है इसका. ठीक है, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, डिस्कस तो हम कर ही लेंगे, बट एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, इस वाले मोलिक्यूल के लिए हम गोश और एंटी फॉर्म बना लेते हैं. तो यहाँ पर लेट्स से कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है ना. तो ये जो हमारे पास सेकंड वाली कार्बन है इसको मैंने ये बैक साइड वाली कार्बन मान लिया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने COH लगा दिया ऐसे करके. पहले एंटी बना लेते हैं, इस तरह से हमने ये बनाया. तो ये COH CH2 बन गया. फ्रंट कार्बन अपनी मान लेते हैं ये है ना. इसके ऊपर 2 H लगे हुए हैं और एक COH लगा हुआ है. तो हमने इस तरह से बना दिया. ये अपनी एंटी फॉर्म है. दोनों जो कंपैरेटिवली बल्की ग्रुप्स उनको क्या करना है, ट्रांस पे रखा है ना. तो ये हमारा हो गया एंटी फॉर्म. ऐसे हमें गोश फॉर्म बनानी है. तो बैक साइड वाली कार्बन को वैसे का वैसे रख लेते हैं. COH, यहाँ पर H, यहाँ भी H. फ्रंट वाली कार्बन पे यहाँ ले आएंगे COH को. दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल रहेगा. गोश फॉर्म हो गई है. ठीक है, तो ये हमने अपनी गोश फॉर्म बना ली. अब बात करते हैं मीडियम की. अच्छा, मीडियम से पहले एक बार हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं. आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कॉमन है, चाहे वो जैम का एस्पिरेंट है चाहे BSc MSc कुछ भी चलेगा, सबने इलेक्ट्रोलाइट तो सुना होगा, है ना. इलेक्ट्रोलाइट में हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना. अगर मैं बात करती हूँ HCl की, हम कहते हैं कि HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो इस तरह से शो करते हैं H++Cl-. करेक्ट है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स से एसिटिक एसिड, कैसे दिखाएंगे इसको हम. एसिटिक एसिड हो गया अपना CH3COOH, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे CH3CO- प्लस H+. ऐसे क्यों, डिफरेंस क्या है. ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है. अगर हम बात करें एसिडिक एसिड तो यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है. करेक्ट है. तो ये सब हमने आई थिंक मैंने ये पढ़ाया तो है, किस चैप्टर में पढ़ाया है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना. ये वाला पोर्शन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर किया था. अगर वो भी देखना चाहते हो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना. ओके, तो यहाँ पर आते हैं. लेट्स से हमारे पास ना टोटल इनिशियली हमने 100 मोलिक्यूल्स लिए थे एसिटिक एसिड के. हमने इसको वाटर में सपोज डाल दिया तो क्या होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है तो हम ये मान लेते हैं कि वाटर में डालने के बाद डिसोसिएशन होने के बाद 90 मोलिक्यूल्स तो ऐसे CH3COH की फॉर्म में ही रह गए, एसिटिक एसिड की फॉर्म में ही रह गए. जो 10 मोलिक्यूल्स थे CH3COH के वो हो गए डिसोसिएट, यानी कि 10 हमारे पास एसिटेट आयन बन गए और 10 हमारे पास H+ प्रोटॉन बन गया. इस तरह से रहा होगा, है ना. ये है. अब अगर मैं आपको ये बोलती हूँ, हमने ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी थोड़े टाइम में, तो सुनो एक बार. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बाहर से मैंने लेट्स से HCl ही डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर, बाहर से हमने HCl डाल दिया तो क्या होगा, आपको पता है HCl क्या करेगा, H+ देगा, Cl- देगा. और हमने ये भी देखा है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ले चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो वो खुद को रीएस्टैब्लिश करता है. तो जैसे ही H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. यानी कि जो ये 90 और 10 थे, अब ये तो और ज़्यादा हो गए. ठीक है, जैसे मान लो कितना हो गया, ये 95 हो गया सपोज, यहाँ पे 5 बचेंगे. या फिर अगर मान लो ये 98 हो गया, यहाँ पे 2 बचेंगे. इस तरह से कर सकते हैं हम. तो मेन पॉइंट ये है कि अगर बाहर से H+ आए तो ये तो और ज़्यादा
कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इसकी अनडिसोसिएटेड वाले मोलिक्यूल की। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस ठीक है। अब आता है यहाँ पर, ये भी तो अपने पास ऑर्गेनिक एसिड है यानी कि वीक एसिड है। ठीक है, तो अगर आप इसका डिसोसिएशन दिखाओगे भी सही तो ऐसे ही दिखाओगे जैसे मैंने इसका दिखाया है, यहाँ पे भी वैसे बनाओगे CH2 COO माइनस और यहाँ पे भी COO माइनस ऐसे और साथ में 2H प्लस, ऐसे हम दिखाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, करेक्ट है। तो अगर हम नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा, लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम लोगे दैट मीन्स आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो फिर से क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम परसेंटेज है ना वो इस वाले मोलिक्यूल की ही है। एसिडिक मीडियम में ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप खुद बताओ, अगर ये 98 मोलिक्यूल्स इसके हैं, 2 हमारे पास ये वाले आयंस हैं, इनको तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तो हम ये देखें ना, जो मेजोरिटी वाली जो परसेंटेज है वो कौन सी वाली फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो मेजोरिटी फॉर्म तो अपनी इस वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी इन एसिडिक मीडियम। इतना समझ गए है ना? आई होप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अगर इतना समझ गए हो तो यहाँ पर आते हैं, यानी कि जैसे हमने लिखा हुआ ये वैसे एग्जिस्ट करने वाला है, ऐसे आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा इन एसिडिक मीडियम, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो ये दोनों ग्रुप हैं आपस में 180 डिग्री पे हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें, इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपरली दिखाऊँ आपको, तो हम लिखा C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, और यहाँ पर इसे ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये तो हो सकती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे दिखाओ, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यानी कि जब हम बात करें एसिडिक मीडियम की तो गोश फॉर्म में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है और एंटी फॉर्म में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि गोश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एसिडिक मीडियम में, करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी हो सकता है आंसर या फिर ऑप्शन ए हो सकता है। तो ऑप्शन बी और सी तो हमने कर दिया एलिमिनेट, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में क्या होगा, आगे बनाते हैं। देखो, हमने ये कहा था कि ये डिसोसिएट होके इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इसको CH2 COO माइनस और यहाँ पर भी CH2 COO माइनस प्लस 2H प्लस, इसे ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्या है, बेसिक मीडियम है, दैट मीन्स इस बार H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, OH माइनस की ज़्यादा है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि OH माइनस की परसेंटेज अगर ज़्यादा हुई तो क्या करने वाला OH माइनस, आप इसको देखो ध्यान में, इसको रखो, फिर ये हमारे पास ये आयंस हैं, OH माइनस इनके साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। यानी कि वापस से इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। इस बार जो आपकी राइट हैंड साइड है जहाँ पे H प्लस था वो H प्लस कंज्यूम होता जा रहा है, यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो इक्विलिब्रियम खुद को रीस्टैब्लिश करेगा, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस बार अगर हम कंपेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, किसी कॉन्सेंट्रेशन, एक तो ये और एक ये, तो इस बार क्योंकि बेसिक मीडियम में H प्लस कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी, यानी कि अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, मेजोरिटी इसकी रहेगी इस बार, क्लियर है ना। ओके, अब फिर से बनाएंगे अपना गोश और एंटी फोम। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी। अगर बात करते हैं एंटी फोम की, तो एंटी फोम में कुछ ऐसे रहने वाला है ये, और बाकी आप H दिखा लो ऐसे, ये अपनी एंटी फोम हो गई, ठीक है। और गोश फोम में अपना CO माइनस यहाँ पर रखो, एक H यहाँ पर, एक यहाँ की बात करते हैं, ये आएगा CO माइनस, यहाँ पर H और AH, ये अपने पास गोश फॉर्म हो गई। अब बताओ, अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ना जो H था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था वही गायब हो गया। तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एसिडिक मीडियम में भी नहीं थी, इसमें अभी भी नहीं होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है ही नहीं है। अगर यहाँ पर आते हैं तो जो H था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता था वो हट गया, वो तो नहीं है। तो अब कौन सा पैरामीटर हम यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखो। इस बार ना अनायंस है, और आपने ये सुना होगा कि हम नॉर्मल अगर बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, हम ये बोलते हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होंगे उनको हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे।
है ना, सही है ना पॉइंट ये वाला कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो आपस में रिपेल करेंगे ना, वो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी सिमिलर चार्जेस हैं उनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का और इस वाले केस में एंगल कितना है 180 डिग्री का। दैट मीन्स रिपल्शन जो है यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे अनायनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गई। समझ गए? बस आ गया आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिन्होंने ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व किया था वेरी गुड, बहुत आराम से कर लिया आपने। और जिन्होंने इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट लगाया था तो मुझे बताना ज़रूर, मैं कमेंट्स आपके चेक करूँगी। अगर इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया तो पक्का बताना, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स भी आप रीड कर लेना एक बार कॉमेंट्स को, क्या पता इससे भी कोई बेटर आंसर मिल जाए, ठीक है। तो बस आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।